कि बहुत याद आ रहे हैं लालू। जी हाँ, लालू इसलिए याद आ रहे हैं कि जब जब कठिन परिस्थिति आई है, चाहे वो बिहार के लिए आई हो या फिर देश के लिए आई हो, लालू एक मजबूत पिलर की तरह, जैसे हम चौथे पिलर की तरह खड़ा होते हैं, वैसे ही लालू भी नजर आते हैं। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जब जब उन्हें जरूरत महसूस हुई, जब जब इस देश को, बिहार को लालू की जरूरत महसूस हुई, वो सामने खड़ा नजर आए। छात्र जीवन से लेकर के ऐसे बहुत सारे नेता, सिर्फ लालू की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन लालू में कुछ ऐसे गुण थे, विशेषता थी, तभी बिहार की जनता ने उन्हें 15 साल गद्दी पर बिठाया। कई मंत्रालयों में उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए दुनिया ने उन्हें सराहा। सदन में होते थे, लोकसभा में तो भी, राज्यसभा में होते थे तो भी, बिहार विधानसभा में होते थे, विधानमंडल में होते थे, मुख्यमंत्री के रूप में जब रहते थे, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी जब भी रहते थे, हर रूप में जनता ने उन्हें स्वीकार किया है। और लालू प्रसाद में एक खासियत जरूर थी कि वो वक्त को पहचानते थे और लोगों को जानते थे। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। गोड़ लागत नहीं रोलों के बीच आवे के विशेष कारण बा, और जब कारण बा तभी रोलों के सामने हमारी बनी। लगातार मैं आप लोगों के बीच अपने सभी जो नियमित शो से उन्हें बंद करके लाइव आ रहा हूं, और लाइव आता हूं तो 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी आप हमारे साथ बात करते रहते हैं, मैं आपके सामने आता हूं। और इस कोरोना संकट से निपटने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, एक दूसरे को हिम्मत बनाते हैं और आपकी समस्याओं को अलग अलग एजेंसियों तक रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन अभी जो मैं आपके सामने आया हूं, विषय बहुत गंभीर है, और गंभीर इसलिए है कि बहुत याद आ रहे हैं लालू। जी हाँ, लालू इसलिए याद आ रहे हैं कि जब जब कठिन परिस्थिति आई है, चाहे वो बिहार के लिए आई हो या फिर देश के लिए आई हो, लालू एक मजबूत पिलर की तरह, जैसे हम चौथे पिलर की तरह खड़ा होते हैं, वैसे ही लालू भी नजर आते हैं। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जब जब उन्हें जरूरत महसूस हुई, जब जब इस देश को, बिहार को लालू की जरूरत महसूस हुई, वो सामने खड़ा नजर आए। छात्र जीवन से लेकर के ऐसे बहुत सारे नेता, सिर्फ लालू की ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन लालू में कुछ ऐसे गुण थे, विशेषता थी, तभी बिहार की जनता ने उन्हें 15 साल गद्दी पर बिठाया। कई मंत्रालयों में उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए दुनिया ने उन्हें सराहा। सदन में होते थे, लोकसभा में तो भी, राज्यसभा में होते थे तो भी, बिहार विधानसभा में होते थे, विधानमंडल में होते थे, मुख्यमंत्री के रूप में जब रहते थे, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी जब भी रहते थे, हर रूप में जनता ने उन्हें स्वीकार किया है। और लालू प्रसाद में एक खासियत जरूर थी कि वो वक्त को पहचानते थे और लोगों को जानते थे। राजनीतिक रूप से हो सकता है कि कुछ मजबूरियां हो जिसके चलते समझौते करने पड़े हों, जैसा कि 2015 में हुआ था। आपको याद होगा, जो लोग राजनीति का ककहरा भी जानते हैं, उन्हें भी पता होगा कि जब जब देश को संकट में आया, तब तक लालू प्रसाद खड़ा नजर आए। चाहे वो इंदिरा गांधी की हत्या हुई हो, राजीव गांधी की हत्या हुई हो, या फिर सोनिया गांधी को जब यह कहा गया हो कि वो विदेशी हैं, तब भी खड़ा हुए थे। आपको याद होना चाहिए 2015 में जब स्वाभिमान रैली हो रही थी, तो उसने एक बड़ा इतिहास रचा था, जो अब तक न हिंदुस्तान न विश्व के किसी भी मानचित्र पर, किसी भी आयत में, किसी भी किताब में, किसी भी ग्रंथ में इस तरह का कोई इतिहास रचा गया हो कि जो अपने आप को एक दूसरे का घोर दुश्मन समझता हो, वो एक मंच पर हो। अगर विस्तार से इसको समझाना मैं चाहूं तो समझाने का तरीका सिर्फ सिंपल सा है। 70 के दशक में जिस लालू प्रसाद ने कांग्रेस की सरकार को नेस्तनाबूद करने के लिए गांधी मैदान को गवाह बनाया, जेपी आंदोलन में लालू प्रसाद और उनके साथ बहुत सारे नेता थे, लेकिन चर्चा मैं लालू की करने बैठा हूं इसलिए कि जरूरी अभी लालू की चर्चा थी। उस लालू प्रसाद ने आने वाले समय में बिहार के राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई, आवाज बने, और उस आवाज को लोगों ने पसंद किया। कांग्रेस से उनकी दुश्मनी उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित कर दी, और सभी ने उसका समर्थन किया, सभी विपक्षी दलों ने। कालांतर में जब कांग्रेस को
लगा कि अब लालू प्रसाद ही भविष्य हैं, तो कांग्रेस ने भी अपने सारे मतभेद भुला करके लालू प्रसाद को स्वीकार कर लिया। एक ये घटना है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि स्वाभिमान रैली जो 2015 में हुई थी, उसकी प्रासंगिकता सभी रैलियों और सभी इतिहास से अलग है। उसी मंच पर 2015 में लालू प्रसाद को जंगल राज का पुरोधा कहने वाले बगल में बैठे हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे थे, और वही नीतीश कुमार जो 2013 में लगभग 8-9 सालों के सत्ता में रहने के बाद और 15 साल 10 साल से ऊपर के संबंधों को भारतीय जनता पार्टी के साथ भुला करके लालू प्रसाद के साथ आए थे, और लालू प्रसाद के साथ 2015 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। लालू प्रसाद ने उसी मंच पे एक बात कही थी जो सभी को याद होगा, जो थोड़ा भी राजनीति का ज्ञान रखते हैं और लालू प्रसाद को जानते हैं, या फिर बिहार की राजनीति को जानते हैं, सोनिया गांधी को जानते हैं, कांग्रेस को जानते हैं, या फिर नीतीश कुमार को जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं, किसी को भी जानते हो आप, लेकिन आपको वो प्रसंग जरूर याद होगा कि उस मंच से लालू प्रसाद ने कहा था कि आज परिस्थितियां हमें पुनः एक मंच पर ले आई है। बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी थी, और विस्तार से उन्होंने 70 के दशक से लेकर के 2020 के दशक तक की उन्होंने बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के साथ कैसे उनका 36 का आंकड़ा हुआ, और कांग्रेस के सत्ता को कैसे उन्होंने और उनके पूरे आंदोलन के साथियों ने नेस्तनाबूद किया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि सोनिया गांधी का उनके साथ हमेशा झगड़ा ही रहता है, सोनिया गांधी उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं देती हैं। लेकिन जब सोनिया गांधी को जरूरत महसूस हुई, देश उनके सामने खड़ा था, सदन में अगर डकर करके कोई बोलने वाला था तो वो लालू प्रसाद थे कि सोनिया इस देश की बहू है और इस देश की बहू को मानना पड़ेगा। उसके बाद सोनिया गांधी ने कहा था कि मुझे भारत पर, भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है, भारत की बहू होने पर गर्व महसूस होता है, क्योंकि इस देश की आयरन लेडी, इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, वो मेरे ही गोद में। इस देश के एक और प्रधानमंत्री, मेरे पति राजीव गांधी ने जब अपना प्राण त्यागा, उनकी हत्या हुई, तो मैं वहां मौजूद थी, मैं उनकी विधवा हूं। मैंने पूरे ईमान के साथ इस देश की सेवा में अपने आप को कुर्बान किया है। मेरी गलती क्या है? आज जो परिस्थितियां देश में उत्पन्न हो गई हैं, लालू बहुत याद आते हैं। कोरोना संकट अपने आप में एक बहुत बड़ा संकट है। हमने आपको लगातार कहा है कि इस संकट से निकलने के पास हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी दवा नहीं है। ये बातें सरकारें भी कह चुकी हैं, पूरी दुनिया मान चुकी है कि अभी तक इसकी दवा इजाद नहीं हुई है, दवा का शोध चल रहा है। क्या ऐसे वक्त में इतनी बड़ी महामारी, त्रासदी हो, हमें राजनीति और राजनीति का ककहरा खेलना और सीखना चाहिए? बिल्कुल यही हो रहा है, और जिसकी चर्चाएं अब पूरी दुनिया में होने लगी हैं। विश्व के कई संगठन, विश्व के कई देश भारत में हो रहे इस कोरोना से अलग राजनीति को बड़ी गौर से देख रहे हैं और बड़ी किरकिरी हो रही है। देश की सरकार चाहे केंद्र में हो या बिहार में हो, मैंने चर्चा इसलिए किया था कि अगर ये समय सिर्फ इसलिए हमें कटघरे में खड़ा कर रहा है, कई देश हमारी तरफ नजर रखे हुए हैं, जहां एक तरफ लोग, पूरी दुनिया ने इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सराहा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, और भारत के 130 करोड़ से ऊपर लोगों ने उनके बात को मान करके खुद को आइसोलेट किया, घरों में लॉकडाउन हो गए, जिसका कारण है कि भारत में उस हिसाब से ये बीमारी, महामारी नहीं फैल रही है। लेकिन साथ ही ये भी बातें की जा रही हैं कि क्या भारत की सरकार ने लोगों के रहने, खाने, सोने और उन्हें जहां हैं वहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का कोई इंतजाम किया? बिल्कुल नहीं किया। और इन्हीं कमियों को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से राजनीति हो रही है। दुखद है,
अगर किसी की भी हत्या होती है, पीट पीट कर मार दी जाती है, चाहे वो किसी भी धर्म का संत हो, यह बहुत ही गलत बात है। इस देश के 80% हिंदुओं का वजूद रहा है कि वो सभी को समाहित करके अपने आप में रखे हैं। इस देश ने कभी भी जात पात धर्म के नाम पर कभी विभेद नहीं किया है। इस देश के लोग होली, दिवाली, दशहरा सब एक साथ मनाते हैं, ईद भी साथ में मनाते हैं, और इसके साथ साथ और कई त्योहार हैं जिन्हें साथ मिलकर के मनाते हैं। सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि सभी धर्म के लोग हर किसी के धर्म और त्योहारों का धन्यवाद देना नहीं भूलते हैं। ऐसे इस देश में, जिसे दुनिया सबसे ज्यादा हर धर्म के लिए सुरक्षित मानती है, क्या यह उचित है? आखिर कौन बताएगा जिम्मेदारी किसकी है? महाराष्ट्र में जिस तरह से संत की हत्या होती है और उसे लेकर के एक खास पार्टी पर, व्यक्ति को हमला किया जाता है, मैंने शुरू में कहा कि अगर चौथे पिलर पर प्रहार होता है तो यह सरासर गलत है, और बिल्कुल ऐसा हो रहा है। जिस तरह की घटनाएं देखने को मिली हैं, वो घटनाएं कहीं से ठीक नहीं है। पर वो भी ठीक नहीं है कि आप किसी व्यक्ति विशेष पर उंगली उठा करके उसे टारगेट करें। क्या सोनिया गांधी ने वहां के लोगों की जाकर के हत्या की थी? उस भीड़ में वो भी शामिल थी? प्रश्न बड़ा है। अगर वो शामिल थी, दोषी हैं, तो क्या हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे रक्षा मंत्री इस बात के लिए दोषी नहीं है जब आतंकी आकर के और हमारे देश के कई जवानों को मौत के घाट उतार देते हैं, शहादत देनी पड़ती है? किसका दोष है? किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं? किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं? गलत है। एक चींटी का भी मरना गलत है, लेकिन उस पर राजनीति होना उससे भी बड़ी बात और गलती है। आज संत समाज सामने आकर के खड़ा है। संत समाज को हम ये नहीं कहते हैं, हम गाइड नहीं कर रहे हैं, पर संत समाज का भी आचरण होता है कि इस देश के संविधान, इस देश के आयतों को निश्चित रूप से सबको मानना चाहिए और उसके अनुसार आचरण होने चाहिए। हम घोर निंदा करते हैं किसी भी व्यक्ति, किसी भी संत, किसी भी धर्मावलंबी का अगर इस तरह से उसके साथ व्यवहार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। पर क्या राजनीति अभी जरूरी थी? टीवी डिबेट में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, एक गुंडे की तरह, एक लठैत की तरह किसी को टारगेट किया जा रहा हो, यह कहीं से उचित नहीं है। उचित तो यह भी नहीं है कि एक पत्रकार पर हमला हो, लेकिन इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कैसे कोई सेंधमारी कर देता है, कैसे घुस जाता है, यह भी प्रश्न के घेरे में है। कहां सुरक्षा है और किस तरह की सुरक्षा है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से अक्षम होते जा रहे हैं। हम अपने ही जाल में घिरते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सवाल निश्चित उठता है कि ऐसे लोगों की जरूरत है जो मुखर होकर के बोले। आपको याद होगा, मैं स्वाभिमान रैली की चर्चा कर रहा था और इतिहास की बात बता रहा था कि वहां 3 घोर विरोधी आपस के बैठे हुए थे और उनके पीछे सिर्फ एक कारण था, एक बड़े पेड़ को धराशायी करने का, जिसका नाम था नरेंद्र मोदी। 2014 में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इस देश की जनता के दिलो दिमाग पर अपना छाप छोड़ा था और देश ने बड़ी मजबूती से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को बैठाया था, पूरे देश में खुशहाली थी। लेकिन 2015 में बिहार में उनके अश्वमेध के उस रथ को रोक दिया गया था। ये कोई पहला मौका नहीं था जब लालू प्रसाद आगे आए थे और ये नेक्सस बना करके उन्होंने रथ को रोका था। एक बार पहले भी उन्होंने अटल जी के राज्य में, शासनकाल में LK आडवाणी के रथ को रोका था जब वो निकले हुए थे रथ लेकर के। दूसरी बार इसी बिहार की धरती पे नरेंद्र मोदी के रथ को रोक करके और सरकार महागठबंधन की बनी, जिसमें 3 घोर विरोधी जो एक दूसरे के विरोध के इतिहास के गवाह थे,
1970 से लेकर के 2000 के दशक तक, 20वीं सदी तक अलग अलग कालखंड में एक दूसरे के विरोधी रहे। वो एक मंच पर बैठे हुए थे और कारण था नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक हैं, उनको हटाना होगा और बिहार में नहीं लाना होगा। लेकिन उसी मंच पर लालू प्रसाद ने कहा था, जो लोगों को याद होगा और ये पब्लिक डोमेन में है, कि नीतीश कुमार डरपोक हैं, पर डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और पूरी मजबूती से उन्होंने कहा था कि मैं जब तक हूं तब तक किसी को डरने की जरूरत नहीं इस बिहार में। आज इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लालू प्रसाद बहुत याद आ रहा है। आज जिस तरह देश में माहौल है, उस बीच में लालू प्रसाद जैसे मुखर नेताओं की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि सभी तरफ चुप्पी है, सभी चुप हैं। कोई भी सामने से खड़ा होकर के इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो विरोध के स्वर खड़ा कर सके। स्थितियां बड़ी ही विकट होने लगी है और उसी समय कहा था लालू प्रसाद ने कि मैं मंगल राज ला करके रहूंगा, लेकिन उसका हस्र 2017 में जो हुआ, उसका दंश आज बिहार झेल रहा है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ी महामारी कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई में कहीं ना कहीं जो मुख्य बातें हैं, उन बातों से हम पिछड़ जरूर रहे हैं। हम एक बार पुनः आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि एक बार जरूर कोरोना की लड़ाई ही रहने दें। खास करके नीतीश कुमार जी, बिहार के लोगों से आपका सीधा सरोकार है। आप पहले बिहार के हैं, उसके बाद आप किसी और के हैं। अगर बिहारियों को यह एहसास होता है कि उन्हें लालू प्रसाद की जरूरत महसूस होती है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई त्रुटि, कोई कमी जरूर रह गई होगी और उस कमी को दूर करना आपका काम है। बात जब आती है तो इसी दरमियान एक और बात कहना बहुत जरूरी समझता हूं कि पत्रकारों के साथ, चौथे पिलर के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो काफी निंदनीय है। और खास करके बिहार में नीतीश कुमार जी, आपको एक बार फिर से पत्रकारों के प्रति अपनी सोच को बदलनी होगी। देश में जो हो रहा है वो बिहार में ना हो, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। पत्रकारों को आपने मान सम्मान दिया था, लेकिन जिस तरह मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना हुई और आपके दरबार में बैठने वाले कुछ चंद लोगों के कारण पूरी पत्रकारिता बदनाम हुई, जिसके चलते बहुत सारे हम जैसे पत्रकारों को दंश झेलना पड़ रहा है। आप अच्छी तरह जांच कर लीजिए। जांच करने के बाद आप कम से कम उन पत्रकारों को जो आपके साथ इस लड़ाई का हिस्सा बने हुए हैं, हम इस बात का दावा करते हैं कि हम कोरोना वॉरियर्स हैं। जैसे ही घोषणा की गई लॉकडाउन की, हम सड़कों पे आ गए और लोगों को समझाना शुरू कर दिए कि आपको नियम मानना होगा। लेकिन आपकी कमियों को उजागर करना क्या हमारा दोष है? हम गलती कर रहे हैं? इतना तो निश्चित है कि इस कोरोना संकट में आपने हमें प्रमाण पत्र देने से भी इनकार कर दिया है। आप पोर्टल को नहीं मानते हैं, आप डिजिटल मीडिया को पत्रकार मानते ही नहीं हैं, इसको पत्रकारिता का माध्यम ही नहीं मानते हैं। लेकिन आपके लोग इसी मीडिया के माध्यम से आप खुद भी अपनी बात रखते जरूर हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया को मीडिया मानने से इनकार कर देते हैं। यह कहां का इंसाफ है? इस पर आपको सोचना होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा जी ने एक बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाया है और वो प्रश्न निश्चित रूप से आपको भी सुनना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। सिर्फ इसलिए इस विचार को नजरअंदाज या फिर निरस्त नहीं कर देना चाहिए कि वो आपके दल में, आपके पक्ष में, आपके कुनबे में नहीं है, वो विपक्ष का है, इसलिए आपको उससे इनकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने मांग किया है कि पत्रकारों को 25 लाख रुपए का बीमा दिया जाए। अगर कोरोना से उनकी किसी भी तरह से, ईश्वर न करे, पर मौत हो जाती है तो 25 लाख का उन्हें इंश्योरेंस जरूर देना चाहिए। इसके साथ ही पत्रकारों को सम्मान भी देना चाहिए। आप अपने कैटेगरी में जांच कर लीजिए, आप देख लीजिए कि आपके कैटेगरी में खाने में फिट बैठते हैं कि नहीं पत्रकारिता के मापदंडों में। इससे हमें कोई इनकार नहीं है,
पर पत्रकारों को आप सम्मान अगर नहीं दे रहे हैं, आप उसमें भी कैटेगराइज कर रहे हैं, जो आपके अगल बगल में हैं उन्हें आप पत्रकार मानते हैं, और जो लोग आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं उन्हें पत्रकार नहीं मानते हैं, देश इसी में बर्बाद हो जाएगा, बिहार इसी में बर्बाद हो जाएगा। और ये दुख निश्चित रूप से हम तो कहेंगे। एक तरफ जहां बहुत याद आ रहे हैं लालू, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी, आपको उस याद को अगर मिटाना है, लोगों के दिलों पे छाना है, तो आपको निकल करके बाहर लोगों की बात करनी होगी। और सिर्फ इसलिए आपको चुप नहीं रहना होगा कि आपकी सत्ता बची रहे। भारतीय जनता पार्टी आपकी सत्ता की सहयोगी है, पर वो आपके साथ कितना कर रही है ये आपको जरूर जोड़ घटा गुना भाग करना होगा। और अभी वक्त है बिहार के और बिहारियों के विषय में सोचने का। निश्चित रूप से सोचिए कि लोगों के मानस पटल पे जो लालू छाए हुए हैं वो धीरे से सरक जाए, क्योंकि 15 सालों में अब तक लालू नाम का जो एक लोगों के दिमाग में बैठा हुआ, उसे भले ही आप सत्ता में हों, पर सत्ता कैसे आपको मिली है इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। सोचिएगा जरूर। और बिहार की जनता सहित देश दुनिया की तमाम जनता से मेरा आग्रह होगा कि यदि आपको अच्छा लगा यह विश्लेषण, तो निश्चित रूप से अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप सहमत हैं या असहमत हैं। असहमत हैं तो हमें तब भी आपके कमेंट, आपके विचार जरूर जानने हैं कि आगे हम अपने आप को किस तरह से बदलें और क्या कुछ आप देखना चाहते हैं जिसे हम दिखाएं। मिलते हैं फिर। नमस्कार।